दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज मैथ के 16 को लिए गए पेपर की हम बात करेंगे, जो 2:30 से 3:30 के बीच में लिया गया था। क्रमांक के अनुसार इसका नंबर है। आइए बात करते हैं सवालों की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और सिंप्लीफिकेशन में हमें पता है कि हमारा जो फोकस है वो पहले होना चाहिए कोष्टक पर, मतलब हम पहले इस वाले डाटा को देखने वाले हैं। इसकी बात हम करते हैं। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, 16 माइनस 4, मतलब इसकी वैल्यू तो हो गई 12। आगे 2 का वर्ग, ये है मामला, मतलब भागे कितना हो जाएगा, ये 4 धन 2 मतलब कितना 6। इसको आप हल करेंगे तो 6 कम 6 6 दूनी 12। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6 धन 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 0 और 6 प्लस 0, तब उत्तर कितना हो जाएगा 6। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। कुछ भी नहीं है सवाल में, केवल आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि हमें सबसे पहले कोष्टक को हल करना है। यहाँ देखिए 16 में से 4 घटाएंगे 12 और ये कितना है 6, तो 6 दूनी 12, ये 2 हो गया। अब ये पूरा कोष्टक हट चुका है, तो 6 प्लस 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 का उत्तर 0, 6 बच जाएगा, वही आपका आंसर है और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, एक हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य 10,550 रुपए। दुकानदार इस पर 18% की छूट 18% की छूट दे दिया, मतलब जो मामला हो गया वो कितने का हो गया, 82। इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो अब जो इसका विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 10,550 गुणे 82 बटे, ठीक है, इस 0 से ये कैंसिल, ठीक। अब और ये किससे कट सकता है, 5 से। 5 से अगर आप काटोगे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये कितना हो जाएगा 41। मतलब 211 में 41 का गुणा करना है, तो मैं करूंगा क्या, 200 प्लस 11 में कितने का गुणा कर दूंगा, 41 का, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 और ये डबल 0 और 41 का गुणा हो जाएगा तो 1 5 और ये 4, 51 पूरा पूरा, 4 और 2 6, 8,651 रुपए। और यही आपके सवाल का जवाब है, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। सिंपल सा सवाल था, केवल गुणा ही आपसे करवाया है और गुणा किसका करवाया है, 41 में किसका गुणा करवा लिया है उसने, 10,550 का। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल का। अब देखिए सवाल बोल रहा है एक ही दिशा में कितने की चाल से चल रही 2 ट्रेनें 54 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं। एक ट्रेन की लंबाई 130, लंबाई क्या, बहुत ही बेसिक सवाल है, टाइम डिस्टेंस। अगर दिशा समान है तो चाल क्या हो जाती है, लेकिन दूरी, दिशा चाहे समान हो चाहे विपरीत हो, दूरी हमेशा ही जुड़ती है। अब एक ट्रेन की लंबाई देकर के दूसरे ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है, समय आपको दिया हुआ है, दोनों ट्रेनों की चाल आपको दी गई है, तो दूरी बराबर होता क्या है भाई, दूरी बराबर होता है चाल और गुणे। अब देखिए दूरी कौन सी होगी, एक ट्रेन है और प्लस दूसरी ट्रेन है। चाल कितनी है आपकी, 110 में से 90 को घटा देंगे और समय आपको कितना दिया गया है, समय दिया गया है आपको 54। एक चीज आपकी यहां पर एक्स्ट्रा है, दूरी आपको मीटर में दी गई है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड मतलब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड अगर बनाना है, मतलब किलोमीटर को मीटर यानी बड़े को छोटा बनाना है, तो केवल इतना ही सवाल है। अब देखिए T1 कितना है 130 प्लस ये, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20 गुणे 5 बटे 18 और गुणे कितना 54, 18 त्याई 54, 5 त्याई 15, मतलब ये कितना हो जाएगा 300। तो T2 बराबर हो जाएगा 300 और माइनस 130, मतलब उत्तर आ जाएगा 170 मीटर और यही आपके सवाल का जवाब है और यह है आपका ऑप्शन नंबर 4। सवाल में कुछ भी नहीं था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर दिशा समान है तो चाल घटे।
अगर यही दिशा विपरीत दिया होता तो क्या करते तब 110 और 90 जुड़ गया होता और ये मामला जो 20 आया है ये कितना आ गया होता। दूसरी एक बात, जब कभी भी मात्रक अलग अलग होते हैं तो हमेशा ही चाल के मात्रक को बदला जाता है और चाल के मात्रक को किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बनाना है, मतलब बड़े को अगर छोटा बनाना है तो छोटे का गुणा होगा, मतलब 5/18 का। यही अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे बनाना हो, मतलब छोटे को बड़ा बनाना हो तो बड़े का गुणा होगा, मतलब 18/5 का। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, सोहन और मोहन की संपत्ति में 3,000 और 4,000 रुपए का निवेश किया। ठीक है, 6 महीने के बाद सोहन ने निवेश की गई अपनी राशि निकाल ली। वर्ष के अंत में, मतलब पैसा लाभ कब मिला है, यहाँ 6 महीने दिया हुआ है, ये 12 महीने हैं, वर्ष के अंत में लाभ कितना है 540, तो अर्जित लाभ देखिए यहां मैं आप लोगों को बता दूं, प्रॉफिट का जो बंटवारा है ये होता है C1 T1 C2 इस रेशियो। यहां पर P क्या है, P है प्रॉफिट, मतलब ये है लाभ। C क्या है, C है कैपिटल, मतलब ये क्या है, तो T क्या है, T है, मतलब ये क्या है। अब देखिए प्रॉफिट का जो बंटवारा है, अब देखिए ए ने कितना पैसा लगाया है, मोहन और सोहन दो लोग हैं, ये है मोहन और सोहन। इसने कितना पैसा लगाया है 3,000 रुपया, इसने कितना पैसा लगाया है 4,000। पहले आप इसका अनुपात निकालिए, ये रेशियो हो गया 3 और ये रेशियो हो गया 4। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, 6 महीने के बाद सोहन ने निवेश की गई राशि निकाल ली, मतलब सोहन का पैसा कितने महीने तक रहा, केवल 6 महीने। ठीक है, मोहन का लगा हुआ है, राशि निकाली वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में, वर्ष में कितने महीने होते हैं 12 माह, मतलब इसका पैसा कितने महीने तक लगा रहा 12 माह। अब ये C1 T1 C2 T यही रही। अब अगर आप इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, मतलब यहां से मामला है 3:3। ये है आपका मोहन और सोहन का, ठीक है, 3:2 का। यहां पर जो मुझे लाभ दिख रहा है वो दिख रहा 3 + 2 = 5 और 5 की वैल्यू दी गई है 540, मतलब 1 की वैल्यू 5 × 5 5 × 40। अब आपसे किसका लाभ पूछा हुआ है, मोहन का, तो मोहन का लाभ 3 है, तो 108 × 3, 3 × 24, 3 × 3, मोहन को होगा 324 रुपए का लाभ, और यह है आपका ऑप्शन नंबर 4। प्रॉफिट में ये एक्चुअल में पार्टनरशिप का सवाल है, पार्टनरशिप हमेशा की जाती है लाभ कमाने, और लाभ का जो बंटवारा है अगर समय नहीं दिया गया है तो पूंजी के अनुपात, अगर पूंजी नहीं दी गई है तो समय के अनुपात में, अगर समय और पूंजी दोनों दी गई है तो दोनों के गुणनफल। ठीक है, अब यहां पर पूंजी 3,000 और 4,000 दी थी, हमने सबसे पहले दोनों का रेशियो निकाल लिया 3 और 4। सोहन ने पूरी राशि निकाल ली, ये भी हो सकता था कि ये बोल देता है सोहन अपनी आधी राशि निकाल लेता है, तो आधी राशि निकाल लेता तो 4-6 महीने तक लगी रहती, फिर जो बचा हुआ हिस्सा 2 रहता वो और 6 महीने तक। और इस आदमी ने कुछ भी नहीं किया, न पूंजी लगाया न पूंजी निकाला, 3 पूंजी लगाई थी वो पूरे 12 महीने तक लगी रही, तो 36:24, मतलब 3:2। अब टोटल जो लाभ है वो हमें कितना दिख रहा है 5 का, और 5 की वैल्यू इसमें 540 दी है, मतलब 1 की वैल्यू 108 है। अब आपसे मोहन का पूछा हुआ तो मोहन की वैल्यू 3 है, तो 108 × 3 मतलब 3 कितना हो जाता 324। अगर सोहन की वैल्यू पूछता तो 108 × 2 मतलब उत्तर कितना हो जाता 216 रुपए। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन, एक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग प्रबंधन और विज्ञान की सीटें 7, 8 और 9 के अनुपात में। ठीक है, इन सीटों में क्रमशः 20, 30 और 60 की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात 12, 7, 84, 8 से 84, 17, 84, 23, 84, तो होगा ये। अब ये मैंने कैसे निकाला 21, ये मैंने केवल 21 देखा, मुझे 26 और 36 के बारे में पता नहीं। देखिए पूरा मामला कितना था, ये है 7, 8, यहां पर वृद्धि कितने की हो रही है
20% की वृद्धि हुई है, मतलब 7 में कितने का गुणा होगा, 1.2 का, मतलब मामला हो गया 8.4। अब देखिए 8.4 का मतलब 84, और 84 किससे कट रहा, 8 से कटेगा क्या, नहीं। 17 से कटेगा क्या, नहीं। 23 से कटेगा क्या, नहीं। 21 से कटेगा, 21 चौक 84, मतलब यही बार मेरा उत्तर हो सकता है। अब अगर आप पूरा सवाल लगाते तो यहां पर कितने की वृद्धि हो रही है, 20% की। 30 की वृद्धि हो रही है, मतलब 8 में कितने का गुणा, 1.3 का। यहां पर कितने की वृद्धि हो रही है, 60% की, मतलब 9 में कितने का गुणा, 1.6 का। तो 13 8 104, 16 नहीं, यहाँ 144। अब देखिए यहां भी दशमलव के बाद एक, यहां भी दशमलव के बाद एक, यहां भी दशमलव के बाद एक, तीनों से आप हटा दीजिए। अब देखिए ये किससे कटेंगे, सब 4 से कट रहे हैं, ये हो जाएगा 21, 4 दुनिया 4 6 24, 4 तिहाई 12, 4 6 24, रेशियो हो जाएगा 21:26:36। लेकिन सवाल पूरा लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी, केवल जैसे ही मुझे मिला कि 7 में 20% की वृद्धि हुई है, मतलब मामला 1.2 का है, 12 में 7 का गुणा करेंगे 84 आएगा, और 84 ना तो 8 से कटेगा, ना तो 17 से कटेगा, ना तो 23 से कटेगा, किससे कटेगा, केवल 21 से कटेगा, मतलब यही वाला मेरा उत्तर हो सकता है। यहां एक बात जरूर आप ध्यान रखिएगा, 20% की वृद्धि का मतलब होता है 120%, और इसका मतलब होता है 1 का गुणा, इसमें भी 20 की वृद्धि, 30 की वृद्धि हो रही है, मतलब 130%, मतलब 1.3 का गुणा। 60% का मतलब होता है 160%, मतलब 1.6 का गुणा किया, काट लिया, उत्तर हमारा आ गया 21:26:36, ऑप्शन नंबर 4। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एप्पल लैपटॉप का मूल्य 3 वर्ष में घटकर 1331 से, तो 11 की घाते 3 है, 729, 9 की घाते 3 है, मूल्य ह्रास की वार्षिक दर 11 से 9 हो रहा है, 2 की कमी, 2/11, तो 1/11 9.09, तो 2/11 18.18 दिया है क्या, कैसे। अब देखिए मामला कितना है, ये 133100, और ये कितना है 72900, ये और ये कैंसिल है। ये 1331 कितने साल का मामला है, 3 साल का, 3 साल का मामला है, तो घाते 3 होना चाहिए, ये किसकी घाते 3 है, 11 की, और ये किसकी घाते 9 की, मतलब 1 साल में मामला क्या हो रहा है, 11 से 9 का, मतलब कमी कितने की हो रही है, 2 की, 2 की कमी 11 में, मतलब 2/11 गुणे 100, और 1/11 की वैल्यू मुझे पता है कि 9.09 होती है, तो 2 के लिए हो जाएगी 18.18, और यही आपका जवाब है। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको कर भी सकते हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं याद है, वैसे बेहतर यह है कि आप इन सब चीजों को याद रखें। 11 एकम 11, 9 90, 11 8 88, 2 20, 11 एकम 11, 9 90, 11 8 88, देख लीजिए 18.1, लेकिन याद रखने का तरीका ये है, 1/9 की वैल्यू होती है 11.11, और 1/11 की वैल्यू होती है 9. ठीक है, आप इसको याद रखें, और अगर आपकी ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो प्लेलिस्ट में जाके परसेंटेज का पहला जो सेशन है उसको आप देखिएगा, उसमें मैंने सारे जो परसेंटेज हैं उनको कैसे आप भिन्न में बदलते हैं, कैसे आप परसेंटेज में बदलते हैं, ये आप देख लीजिए। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको बताया ही था कि जब कभी भी मामला चक्रवृद्धि ब्याज का या कंटिन्यू वृद्धि या कंटिन्यू कमी का मामला हो तो आप केवल वर्ष पर ध्यान, 2 साल है मतलब 2 की घात, 3 साल है मतलब 3 की घात, 4 साल है मतलब, आपको दिख भी रहा है क्योंकि डाटा भी इतना खूबसूरत दिया हुआ था, 1331 किसकी घाते 3 है, 11 की, 729 किसकी घाते 3 है, 9 की, मतलब सवाल देख के ही समझ में आ रहा था कि 11 से 9 हो रहा है, 2 की कमी 11 पर, 2/11, 1/11 का मान 9.09, 2 का गुणा मतलब 18.18, सवाल करने की भी आवश्यकता नहीं थी, आप केवल देख के ही उत्तर बता सकते। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल, उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। बिल्कुल बहुत ही बेसिक सा सवाल है, केवल फॉर्मूले में आपको वैल्यू को रख देना। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब यहां देखिए 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या कितनी दी गई है 14, 2 बार आ जाएगी, ऊंचाई कितनी दी गई है, ठीक है, देखिए 7 दूनी 14, 3 8
अब देखिए कितना है मामला, 8 दूनी 16, 16 चौके 64, 16 एकम 16 और 6 22 पूरे 22, 4 4 दूनी 8, 4 2 6, 6 दूनी 12 हासिल की 1, 2 2 4, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4। ये आपका उत्तर है, सेंटीमीटर में है, आयतन की बात है इसलिए 4928 सेंटीमीटर क्यूब ऑप्शन नंबर। ठीक है, सवाल में कुछ भी बताने लायक इसलिए नहीं है क्योंकि मूल रूप से आपको त्रिज्या भी दे दी गई है, ऊंचाई भी दे दी गई है, आयतन पूछा हुआ है। सिंपली आपको फॉर्मूले में r और h की वैल्यू को पेस्ट कर देना है, आपका उत्तर आपकी आंखों के सामने हो। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अंजलि द्वारा एक कार्य को पूरा करने में लिया गया समय रान द्वारा लिए गए समय का 4 गुना, बहुत सही। और जान द्वारा लिए गए समय का 3 गुना है, बिल्कुल सही। यदि वो तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो पूरे कार्य को पूरा करने में उन्हें 4 दिन लगते। ठीक, अब यहां पर एक बात देखिए, 4 गुना और 3 गुना। सबसे पहले 4 गुने का मतलब होता है गुणे 4, 3 गुने का मतलब होता है गुणे 3। तो या अगर आप इसकी कंपेयर करेंगे तो 1/4 1/3, 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12। बस यही एक चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है। अंजलि को सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है, अंजलि को सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है, तो अंजलि का टाइम हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको रेशियो से भी समझाता हूं। अब रान द्वारा लिया गया समय, रान द्वारा लिया, अंजलि द्वारा लिया गया समय रान द्वारा लिए गए समय का 4 गुना है, मतलब ये कितना हो जाएगा 3। और जान द्वारा लिया गया समय इसका 3 गुना है, मतलब इसका तिहाई, ये कितना हो जाएगा 4। ये बात हो रही है टाइम। तो इफिशियंसी 12, 3 और 4 का जो एलसीएम है, मतलब वर्ग कितना है 12, तो 12, 3 और 4, तो इसका 1, ये 4 और ये। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहा है, अकेले रान द्वारा पूरे कार्य को पूरा करने में उन्हें 4 दिन लगते हैं। मतलब अंजलि, रान और जान, इनकी क्षमता 4 1 5 3 8, समय दिया है 4, मतलब वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 32। अब आपसे किसका पूछा हुआ है, रान का। रान की वैल्यू 4 है, तो रान कितने दिन में करेगा 32/4, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 8 दिन। और ये है आपका ऑप्शन पर। ठीक है, अब ये 12 थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अंजलि इज टू रान बराबर कितना है, अंजलि द्वारा लिया गया समय रान द्वारा लिए गए समय का 4 गुना, मतलब इसको 1 तो इसको 4। ठीक है, अंजलि और जान, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी 1। अब देखिए ये दोनों बराबर है, ये दोनों कॉमन है, बराबर करिए, तो ये 3 और ये कितना 4। अब देखिए अंजलि, रॉन और जॉन, ये कितना हो जाएगा 12/3, यही मैंने लिया था 12/3। अब यहाँ एक बात और आप समझ सकते हो, एक बात और आप क्या समझ सकते हो, क्षमता। अगर समय 3 गुना है तो क्षमता क्या होगी तिहाई, क्योंकि समय और क्षमता क्या होती है, एक दूसरे की अपोजिट होती है। यहां अगर मैं क्षमता निकालता, अगर मैं इन दोनों की क्षमता निकालता अंजलि और रान की, ये मैं इफिशियंसी की बात कर रहा हूं, तो इसकी 1 हो जाती, इसकी हो जाती 4। अंजलि और जान की अगर मैं क्षमता निकालता तो 1/3। अब देखिए यहाँ पे ये दिख रहा था, अंजलि, रान और जान की जो क्षमता है वो 1/4/3 है। 4 3 7 1 8, 8 गुणे 4। काम कराना किससे था, काम कराना था किससे, रॉन से। तो रॉन की क्षमता 4 है, 4 4 से 4 कैंसिल, उत्तर कितना आ जाता 8। सवाल वास्तव में इतना ही था, मतलब ये समझ रहे हो आप क्षमता। देखिए सवाल आपको क्या कर रहा है, इसको मैं एक बार और समझा देता हूं। अंजलि द्वारा पूरा करने में लिया गया समय रान द्वारा लिए गए समय का 4 गुना है। अगर वो समय 4 गुना ले रहा है, अंजलि अगर 4 गुना समय ले रही है, मतलब उसकी क्षमता चौथाई है। मतलब मैं ये कह रहा हूं, मैं क्षमता की बात कर रहा हूं। अंजलि और रान की जब आप बात करोगे तो इसकी क्षमता 1 होगी, तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 4। और यही अगर आप अंजलि और जान की बात करोगे तो इसकी क्षमता 1, तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 3। अब क्या बोल रहा है, अंजलि अनुपाते रान अनुपाते जान बराबर 1/4/। अब ये तीनों की जो क्षमता है वो कितनी है 8। काम कितने दिनों में हो रहा है 4 दिनों में। रान का पूछा हुआ है तो बटे 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना 8 दिन। सवाल वास्तव में केवल इतना है। ठीक है, अब आपको अगर ये वाला डायरेक्ट समझ में आ रहा तो आप इसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं, ये भी समझ में आ रहा तो आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन
मेरी सलाह आप लोगों के लिए ये है कि ये बात आप समझिए कि टाइम एंड वर्क में क्षमता समय की अपोजिट होती है, तब अगर काम बराबर है तो सवाल वास्तव में आपका इतना ही है। अब आप लोगों को अगर इसमें से जो भी चीजें समझ में आई है उसको कीजिए, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि सवाल आपको ऐसे लगे। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन, 624 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। दूध और पानी का अनुपात 5:4, दूध बराबर है। बनाने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना पड़ेगा? बहुत ही इजी सवाल है। मिल्क और वाटर का मामला है 5 और 3, और फिर कितना हो जा रहा है 5 और 4। देखिए यहाँ वृद्धि हमको दिख रही है, दिख रही है। ठीक है, अब देखिए मिल्क तो ये तो बराबर ही है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। इन दोनों की जो वैल्यू है वो है 8, और 8 बराबर कितना दिया हुआ है 624। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 8, 8 सत्ते 56, 8 अठाई 64, 1 की वैल्यू 78। तो यही आपके सवाल का जवाब। ठीक है, यहां अगर ये मिल्क बराबर नहीं होता तो आपके लिए दिक्कत। क्यों? क्योंकि तब हमें दूध के अनुपात को बराबर करना। क्यों? क्योंकि मिलाया क्या गया है पानी, तो पानी तो बढ़ेगा लेकिन दूध तो वही रहेगा, और जब दूध वही का वही रहेगा मतलब दूध का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहां पर सवाल में बराबर दिया गया है, इसलिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। सीधे सीधे आप 8 बराबर, और फर्क भी कितने का दिख रहा है 1 का, 2 का दिख रहा होता तो मैं 78 में 2 का गुणा कर देता। मान लीजिए 5:3 था, इसको 5:5 बता दिया होता, या 1:1 बता। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन, एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 10,000 रुपए था। दुकान के मालिक ने 10% की छूट की घोषणा की, मतलब 90 हो गया। ग्राहक के और अधिक अनुरोध करने पर उसने नगद छूट देने के बाद उसे 8,500 रुपए में बेच दिया। वह नगद छूट प्रतिशत में कितनी? यहां पर मैंने आप लोगों को एक बात की कि अगर 2% देकर के तीसरा प्रतिशत हमसे पूछा जा रहा हो, मतलब सवाल में ये हो कि 10 की छूट दिया फिर 5% की छूट दिया, तो कंबाइंड प्रतिशत जो वास्तविक छूट है वो कितनी प्रतिशत? वहां पर आपको a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर रुपए से रुपए दिया गया है तब आपको क्या करना है, तब आपको सवाल को सीधे सीधे। अब यहां देखिए, ये जो हम 90% लेते हैं, ये 10% की छूट को हम डायरेक्ट बोल देते हैं 90%, और 90% वास्तव में क्यों है? क्योंकि ये 100 माइनस 10 लेते हैं हम। अगर ये 90 की बजाय सपोज मैं इसको x ले लूं, तो इसको मैं कितना लिखूंगा 100 माइनस एक्स, ये मैं करता हूं ये, तो इसको मैं कितना करूंगा 100 माइनस एक्स अपॉन 100, ये करूंगा मैं। अब देखिए सवाल जो कीमत थी वो कितनी थी 10,000 रुपए, 90 मतलब 10 की छूट तो उसने दे ही दी, मतलब सामान की कीमत 90 तो हो ही गई। अगली वाली छूट हमें पता नहीं है, तो इसको मैं ले लेता हूं 100 माइनस एक्स अपॉन 100, और बराबर कितना है। अब इसको आप काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मैं यहीं से काटे दे रहा हूं। ये है 17, और ये कितना है, ठीक है 30 और 5 100, ये और ये। ठीक है, अब आप देखिए ये कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स बराबर 17 गुणे 10 गुणे 5 और बटे कितना 9, 17 पन्ना 85, 850 बटे भाग देंगे 9 नमा 81, 4 9 चौके 36, 4 94.4, 4 बार बार आएगा तो 4 4 ही रहे। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस 94.44, 5 हो जाएगा, इसको 95 मान लेते हैं, तो 100 में से 95 घटा 5, और 44 को अगर पूरा बनाना है तो हो जाएगा 5.56%। यही आपके सवाल का जवाब है, और ये है आपका ऑप्शन पर। ठीक है, सवाल में बेसिकली इस तरह के कई सारे सवाल आपके पे आ चुके हैं। हाँ, एक बात जरूर है, वहां प्रतिशत ही दिया जाता है, यहां पर आपको प्रतिशत को निकालना। ठीक है, निकालना है तो उसकी वैल्यू को हम x मान, और चूंकि छूट का मामला रहता है हम उसको 100 में से माइनस करते हैं। यहां क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स अपॉन 100। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल। अगला क्वेश्चन हमसे क्या करा, एक विद्यालय प्रबंधक 40 दिनों में एक नए विद्यालय भवन को बनाने का निर्णय करता है। शुरुआत में 100 आदमी, 35 दिनों के बाद 100 आदमी, और 35 दिनों के बाद अन्य 100 आदमी। 35 दिन काम हो गया, 40 दिन होना था मतलब 5 दिन। 100 आदमी
को नियुक्त करता है जिन्होंने 5 दिन काम किया और निर्धारित समय के भीतर निर्माण को पूरा करना है। मतलब जो बाकी के जो 100 आदमी आएंगे वो 5 दिन काम करेंगे। यदि उसने अतिरिक्त आदमियों को काम पर नहीं लगाया होता तो विद्यालय भवन कितनी देरी से बनकर तैयार होता? यही 100 आदमी रहते तो 5 दिन काम करते, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा? सवाल ठीक है। देखिए टोटल कितने दिन थे? 40। काम इसने कैसे कराया है? 100 आदमियों से कितने दिन कराया? 35 दिन का। और फिर 200 आदमियों से कितने दिन कराया है उसने? ये तो मामला है। अब अगर मैं इसमें देखूं तो मुझे क्या दिखेगा? मुझे ये दिखेगा अगर मैं 100 को कॉमन ले लूं तो यहां से 35 बचेगा और यहां से 100 गुणे 5 बचेगा। तो ये 100 आदमियों ने तो टोटल 40 दिन काम किया ही है। एक्स्ट्रा काम कितना है? जो एक्स्ट्रा काम है वो है 200 आदमियों ने 5 दिन किया। अगर इसको 100 ही आदमी करते तो 1 2 1 2 ये कितने दिन होता? 10 दिन। 5 दिन यहाँ 35 काम हो चुका था, 5 दिन बच जाते, उत्तर कितना आएगा? यहां पर इस बात को आप समझिए, सवाल को हल करने की भी आवश्यकता नहीं है। 100 ही आदमी, चूंकि डाटा इतना खूबसूरत दे दिया, पहले भी उसने 100 ही लगाए थे, बाद में भी जो उसने बढ़ाए वो 100 ही बढ़ाए। तो जो बढ़े हुए लोगों ने वो कितना काम किया? 5 ही दिन काम किया। मतलब जो बढ़ा काम था, बढ़े हुए लोग जो थे वो कौन? इन्होंने कितने दिन काम किया? तो काम किया, 5 ही दिन तो काम किया। अगर ये आदमी नहीं आते तो जो हमारे वाले 100 थे ये कितने दिन तक काम करना पड़ता उनको? 5 दिन तक। मतलब काम कितने दिन लेट हो जाता? 5 दिन। इसलिए यही आपके सवाल का जवाब है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? एक साइकिल चालक 140 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर साइकिल चलाकर 2 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। साइकिल चालक की औसत चाल क्या है? मीटर प्रति मिनट में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, 2 मिनट दिया ही है, कोई दिक्कत बात वाली बात नहीं है। औसत चाल, तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। सवाल में कुछ है ही नहीं, क्योंकि क्या है? अब ये देखिए, ये त्रिज्या दी गई आपको, ये आर दिया है, कितना दिया गया है? 140। लेकिन इसकी जो लंबाई है, जो पथ है, ये क्या है? पथ तो पूरा ये वाला है। मतलब आपको इसकी क्या निकालनी पड़ेगी? परिधि निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब आपको परिधि निकालनी है तो दूरी कितनी हो जाएगी? 2 गुणे पाई गुणे आर बटे समय। और आर की वैल्यू कितनी दी है? 2 गुणे 22 बटे 7। आर की वैल्यू दिया है 140 और ये दिया है। अब देखिए, मैं इसको सेकंड में क्यों नहीं बना रहा? जब ये मीटर में है तो मुझे इसको सेकंड में बदलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में मिनट दिया हुआ है इसलिए मैं इसको सेकंड में बदल ही नहीं। क्यों? यहां पर मैं आप लोगों को एक बात कहना चाह रहा हूं कि जब कभी भी सवाल आए तो एक बार निगाह ऑप्शन पर जरूर मारिए कि ऑप्शन हमसे कह क्या रहा है। अब यहां देखिए, 7 से मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा? ये 20 बार। और 2 से इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा? 10 बार। 22 दूनी 44। उत्तर आ जाएगा 440 मीटर प्रति मिनट। यही आपके सवाल का जवाब है और ये है आपका ऑप्शन पर। सवाल में कुछ भी नहीं है, केवल एक चीज समझने की है, त्रिज्या दी गई, वृत्ताकार पथ पर चल रहा है तो वृत्ताकार पथ की जो लंबाई होगी वो उस त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि और परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक व्यक्ति ने 2 कलमों में से प्रत्येक को 12 रुपए में बेचा। ठीक है, एक पर उसे 20 का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 20% की हानि। ये बात मैंने आप लोगों को बताई भी है कि अगर यहां ध्यान रखिएगा, 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, 2 वस्तुओं का क्या समान हो? विक्रय मूल्य समान हो। पहली को x% लाभ, दूसरी को x% हानि पर बेचे तो हमेशा हानि होती है और हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा x²/। ठीक है, अब यहां पे देखिए 20 और 20,
2 दूनी 4, 4% की हानि, लाभ नहीं होगा, ना लाभ ना हानि नहीं होगा, हानि हो सकती है लाभ नहीं होगा, मतलब उत्तर कौन सा है? ठीक है, उत्तर तीसरा है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन इस तरह के थे। मैंने आपको ये बात बताई कि एग्जाम हल करते टाइम पर आपको चारों तरफ निगाह रखनी चाहिए, स्पेशली ऑप्शंस पर तो आपकी निगाह होनी ही चाहिए। 3 ऑप्शंस ऐसे हैं, 2 हैं लॉप वाले, एक में बोला न लाभ न हानि, तो लाभ तो होगा ही नहीं, क्योंकि होगी क्या होगी, हमेशा हानि होगी, हानि उसने 1 रुपए दे रखी। अब इस सवाल को लगाना कैसे? अगर इस सवाल में ये चीज न दी गई होती, एक और हानि वाला डाटा होता, तो हम क्या करते? अब देखिए, हानि होती कितनी? 20 गुणे 20 बटे 100, 1 2 1 2, मतलब हानि कितने की हो जाती? अब देखिए, विक्रय मूल्य कितना है? 100%, और ये है कितना? एक सामान 12 का, तो 2 सामान कितने का? ठीक है, हानि कितने की है? हानि हो रही है 4%। सॉरी सॉरी, उल्टा ही कर दिया, क्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, एक सामान का क्रय मूल्य हमेशा कितना लिया जाता है? क्रय मूल्य किसी 100% होता है। हानि कितनी दी गई है? हानि है 4%, तो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 माइनस 4 बराबर कितना? 96%। और विक्रय मूल्य है कितना? विक्रय मूल्य 2 सामानों का है, तो 12 गुणे 2 मतलब कितना हो जाएगा? ये है मामला। अब 96 की वैल्यू दी गई है, 4 की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब 96% बराबर कितना दिया हुआ है? 24, तो 4% बराबर कितना हो जाएगा? 24 बटे 96 गुणे 4, 4 से काटेंगे 24, 24 से 24 1, इसलिए सवाल में क्या था? 1 रुपए की हानि। और सवाल लगाने का जो तरीका है ये है, लेकिन जो ऑप्शंस आपको सवाल में दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग हमको सवाल लगाने की आवश्यकता थी ही नहीं, केवल देख के मैं बता सकता था कि इसमें क्या होगी? 1 रुपए की हानि होगी, क्योंकि हानि का डाटा टेबल एक ही चल। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? एक परिवार के चावल, पेट्रोल और तेल पर खर्च का अनुपात 8, 11 और 6। ठीक है, इन वस्तुओं की कीमतों में 10, 20 और 30% की वृद्धि हो गई। ठीक है, बाद का अनुपात एक सवाल आ चुका है। इन वस्तुओं परिवार द्वारा किए जाने वाले कुल खर्च में कितनी की वृद्धि होगी? केवल वृद्धि, वृद्धि किसमें दी गई है? प्रतिशत। मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी, जब कभी भी इस तरीके का सवाल आता है तो आपको करना क्या है? देखिए, ये है 8, ये है 11 और ये है। मैं बेसिक से पहले सवाल को बताता हूं जो करना है आपके सवाल। इसमें कितने की वृद्धि हो रही है? 10। इसमें कितने की? और इसमें कितने की? 30 की। और टोटल खर्चा था कितना? 11, 8, 19 और 6, 25। इसके वृद्धि से पूछी जाए। देखिए, ये कितना हो जाएगा? 80। ये कितना हो जाएगा? 220। ये कितना हो जाएगा? 180। 180, 220, 200, 300, 400, 480, 480। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 480 बटे 25, और 25 का मतलब है 4 का गुणा। कितना हो जाएगा? 4 अट्ठे 32, 4 चौके 16 और 3 19, 120, 2 अंकों के बाद दशमलव, तब हो जाएगा 2%। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। ये तो वो तरीका है जो तरीका आपको वास्तव में एडॉप्ट करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो तब भी आप देखिए, देखिए यहां मामला कितने का था? यहां पर था मामला 8 का, 11 का और 6। यहां 10 की वृद्धि हो रही है, मतलब 8 गुणे 0.1 मतलब 0.8। यहां 20 की वृद्धि हो रही है, मतलब 11 गुणे 0.2 मतलब 2। यहाँ 30 की वृद्धि हो रही है, मतलब 6 गुणे 0.3 मतलब 1.8। अब देखिए, अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 4.8। और ये टोटल कितना है? अब देखिए आप क्या करोगे? अब आप करोगे ये 4.8 की वृद्धि हुई 25 पर, प्रतिशत निकालना है तो 100, 25 चौके 100 गुणा करेंगे तो करके। ठीक है, लेकिन मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूं कि सवाल को आप इस तरीके से लगाने की कोशिश करिए। ठीक है, जब कभी भी प्रतिशत वृद्धि दे करके प्रतिशत वृद्धि या कमी पूछी जाती है तो सवाल को लगाने का जो सबसे बेस्ट वे है, ठीक है, इसमें कई बार आंकड़े भी दे दिए जाते। अगर यहाँ पर आंकड़ा भी दे दिया गया होता तो दिक्कत जाती। मान लीजिए बोल देता सब्जी पर खर्च था 2000,
क्या किसका दिया था? चावल पर 2000, पेट्रोल पे 3000 और तेल पे 4000। तो आप उसको रेशियो में बदल दो, 2:3। बाकी का सवाल यही रहेगा। ठीक है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, देख लीजिए आपको कौन सा तरीका सूट करता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 1200 रुपए, 12,000 रुपए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वार्षिक आधार पर गणना किए जाने पर अवधि ज्ञात करें। सीआई के सवाल पता नहीं क्यों आ रहे हैं और कितने अच्छे सवाल आ रहे हैं, मतलब कितने सरल सवाल आ रहे हैं। 10% की वैल्यू होती 1/10, मतलब पूरा मामला हो जाएगा 10 से, ये मामला है। अब यहाँ घाते 2 लग जाए मतलब 2 साल का, घाते 3 लग जाए मतलब 3 साल का। अब सवाल में मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये कितना है? 12,000 और ये कितना है? 15,900। देखिए दोनों डाटा किससे कट रहे हैं? 12 से। 12 से काटेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। इसको काटेंगे 12 एकम 12, 3 12 3 36, 3 12 3 36, 12 एकम 12। अब ये देखिए, ये 10 के फॉर्म में बनाना है तो 10 की घाते 3, और ये 11 के फॉर्म में बनाना है तो 11 की घाते 3। उत्तर हो जाएगा 3 वर्ष। जवाब है। ठीक है, मैं बार बार एसआई में यही चीजें आपको बताने जा रहा हूं, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर दर दी गई है तो अगर आपको समय पूछ रहा तो आप देखिए घात कितने, या धन पूछ रहा है, मान लीजिए 12,000 रुपए दे दिए गए होते, 3 साल दे दिया गया होता और ये पूछा गया होता तो मैं क्या करता? 10 की घाते 3 करके 1000 और 1000 की वैल्यू को मैं 12,000 मतलब 1 बराबर 12, 1331 में 12 का गुणा कर देता, 15,900 उत्तर आ गया होता। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले सवाल। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां, ध्यान दीजिएगा, लंबाई कैसी है? समान। ठीक है, विपरीत दिशा, यहां पर दिशा विपरीत है, दिशा विपरीत है तो चाल क्या होगी? जुड़ जाएगी। 12 सेकंड में एक दूसरे को पार करते हैं, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में। यहां पर एक सवाल और आ चुका है विपरीत दिशा में। ट्रेन 1 की लंबाई 130 मीटर दी गई थी, जिसका उत्तर 170 मीटर आया है। इसी सवाल की बात कर रहा हूं, यहां विपरीत दिशा दे दिया। अब यहां पर भी क्या पूछ रहा है? दूरी ही पूछ रहा है, मतलब मामला वही है। दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणे, यही होता है। अब देखिए, दूरी चूंकि दोनों ट्रेनों की लंबाई वही है तो दोनों को अगर मैं एक्स एक्स मान लू, चाल कितनी हो जाएगी? जुड़ जाएगी, मतलब 54 प्लस। अब देखिए, किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ किस में रहा? मीटर में, तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में बनाना, मतलब बड़े को छोटा, छोटे का गुणा। और समय कितना दिया गया? समय कितना दिया गया है? कितना ही सवाल है। अब देखिए, ये 2x बराबर हो जाएगा 144, 5/18, 18 8 44 होता ही है, 8 पंचे 40, 12 चौके 480। तो x बराबर हो जाएगा 480/2, काट लेंगे, उत्तर आ जाएगा कितने मीटर? 240 मीटर। यही आपके सवाल का जवाब है, ऑप्शन नंबर 1। सवाल में ज्यादा डिस्कस करने वाली बात है ही नहीं, कारण उसका यह है सेम सवाल इसी में आ चुका है। दोनों में फर्क यह है, यहां दिशा विपरीत है और वहां दिशा समान थी। यहां दोनों ट्रेनों की लंबाई को समान दे दिया, वहां पर एक ट्रेन की लंबाई अलग थी, दूसरी ट्रेन की लंबाई को निकालना था, लगाने का तरीका सेम था, दोनों में ही दूरी नहीं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार पानी की टंकी को पेंट करने की लागत की गणना करें यदि पेंटिंग की लागत 4.5 सेंटीमीटर। देखिए, किसी भी चीज को अगर हमें पेंट करना है तो वास्तव में हम उसके वक्र पृष्ठ, एक हिस्सा तो जमीन पे, अगर ये शंकु का मामला होता वक्र पृष्ठ, बेलन का मामला होता तो वक्र पृष्ठ लेते प्लस टंकी का ढक्कन, पूरा संपूर्ण पृष्ठ को भी एक हिस्सा नीचे रखा है। ठीक है, गोले का मामला है तो गोले में वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों ही समान है, तो दोनों की वैल्यू कितनी होती है? 4πr स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, पेंट करने की लागत ये है, तो अब आप देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल, अब मैं वक्र भी नहीं लिख रहा हूं, संपूर्ण भी नहीं लिख रहा, पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? 4πr। आर की वैल्यू कितनी दी गई है? 7, मतलब 4 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7, और खर्चा है 4.5, 4.5 और गुणा मार दीजिए, 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, 45 को 2 की जरूरत होती है, अगर मैं इसको 2 दे दूं ये पूरा 9.0 हो जाएगा। और ये कितना, अब आपको सवाल में कुछ भी नहीं करना, 9 सत्ते 63, 4 का गुणा तो 4 तिहाई 12, 4 छान 24 और 1 25, इसमें किसका गुणा? 11।
11 का गुणा मतलब जोड़, तो 2 5 2 7 5 2 7 और ये उत्तर 2700। ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। 22 गुणे 4.5 है, मुझे ये 45 दिखा, 45 को 2 की जरूरत होती है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4.5 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 9 या। एक बात, दूसरी बात, चूंकि मुझे कुछ बच्चे इसमें करेंगे प्रश्न क्षेत्रफल को अलग निकालेंगे और फिर 4.5 का, भाई आपको तो वो करना ही है, तो गुणा पहले ही कर लो, बाद में करने की क्या जरूरत है। ठीक है, पहले आप इतना हल करोगे, गुणा करोगे और फिर उसमें 4.5 का गुणा करोगे। आपको करना ये है 4.5 का, और 4.5 45 का पहाड़ा तो मेरे से बनता नहीं, तो 45 दूनी 90, यहां से 2 निकाल के मैंने यहां दे दिया। फिर मैंने इसी का गुणा क्यों किया, 11 को मैंने क्यों छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि 11 को जो मैंने छोड़ के रखा, वास्तव में 11 का गुणा नहीं करते, जोड़ते हैं। ये 2 5 2 7 5 2 7 और ये 2 2772 रुपए। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या करा, 0.75 और 3 का मध्यानुपात। ठीक है, करोगे आप तो 225 22.5, उत्तर तो खैर ये है इसका 1.5। देखिए करना कैसे, मध्यानुपाती का मतलब कितना होता है, रूट ऑफ। अब देखिए क्या दिया हुआ है, रूट ऑफ ए बी ये है 0.75, इसको हटा दीजिए तो बटा 100 हो जाएगा, और गुणे कितना दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको अगर बन रहा है तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 25 गुणे 9 बटे 100, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 3, इसका वर्गमूल 5, इसका वर्गमूल 3, इसका वर्गमूल मतलब 15 बटे 10, उत्तर कितना। चाहो और चाहो तो इसको ऐसे कर लो, 75 त्याई 225 और बटे कितना 100, इसको करेंगे तो 225 का मामला कितना हो जाएगा 15, 15 बटे 10 मतलब 1.5। चाहते तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, 0.75 गुणे 3 गुणा करोगे 2.25 और इसका 225 का वर्गमूल 15, 15 2 अंकों के बाद दशमलव दिया, 1 अंक बाद दशमलव, मर्जी आपकी है, जैसे आपका दिमाग चल जाए वैसे आप लगा दीजिए, सवाल में है कुछ। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। चावल की कीमत में 10% की कमी से एक व्यक्ति को 250 रुपए में 22 किलो चावल अधिक प्राप्त करने में सक्षम बना। चावल की वास्तविक कीमत, रेट एंड वेट का बढ़िया सवाल। रेट एंड वेट में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, 1-2 बार चर्चा आई है, अगर खर्च समान है तो कीमत और मात्रा का अनुपात हमेशा ही एक दूसरे का अपोजिट क्यों होता है। देखिए जरा बात कर रहा हूं, खर्च बराबर क्या होता है, खर्च बराबर होता है कीमत गुणे, अब इस बात को आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए खर्च कितना है 50, ठीक है, मान लीजिए कीमत कितनी 25, यहाँ कितने किलो आएगा, अभी भी खर्च कितना है 50, कीमत कितनी हो गई 10, तो ये कितने किलो आएगा 5। अब देखिए मैं रेट की बात कर रहा हूं, रेट यहाँ पे कितना है 25 और 10 का, मतलब रेशियो है 5 और 2 का, और यहाँ आप देखिए वेट का रेशियो कितना है, देखिए ये दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट हो गए, क्यों हो गए, क्योंकि खर्च समान था, इसलिए कीमत और वेट की जो मात्रा है, मतलब कीमत और मात्रा वो एक दूसरे के क्या आ जाते हैं। अब इस सवाल में आ जाते हैं, चावल की कीमत में 10% की कमी, मतलब रेट क्या है, पहले कितना था 100, तो अब ये रेट कितना हो गया है, ठीक है, मतलब रेशियो कितने का है 10 का और 9 का, तो ये वेट का रेशियो कितना हो जाएगा 9 और 10 का जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट। अब देखिए मतलब पहले वो 9 किलो खरीद रहा था, अब कितने किलो खरीद रहा है 10 किलो, कितने रुपए में 250 रुपए। अब 22 किलो अधिक चावल प्राप्त करने, मतलब इन दोनों का जो फर्क है वो कितने का है, मुझे कितने का दिख रहा है एक का, तो एक बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या बोलना है सवाल, चावल की वास्तविक कीमत, वास्तविक कीमत कौन सी है, ये वाली, ये घटने के बाद हुई है, वास्तविक कीमत ये है, तो अगर एक की वैल्यू 22 है, 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 गुणे 22, मतलब 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, मतलब वो कितना चावल खरीद पा रहा था पहले 198 किलो, कितने रुपए में 250 रुपए, तो जो कीमत है वो क्या हो जाएगी
250 रुपए में 198 कटेगा क्या? 4 दुनिया 4 से नहीं कट रहा, 9 से कट जाएगा। अब 99 में 125 में आप 99 का भाग दे लीजिए। 99 एकम 26 दशमलव 3 बार जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 2 बार जाएगा। 99 दूनी 108 तो 60 2 62 620 9 3 27 फिर ये 2 बार ही जाएगा क्या? 9 छक्का 54 6 बार जाएगा। 6 नहीं है 54 6 नहीं है 54 और 6 60 1.26 ऑप्शन। ठीक है, यहां पर जो आप लोगों के समझने के लिए है वो क्या है? रेट और वेट अगर खर्च समान है तो। देखिए सवाल में आपको क्या बोल रहा है? 250 रुपए में 22 किलो चावल अधिक खरीद पाता, मतलब पहले भी वह 250 में ही खरीद रहा था, अभी भी वह 250 में ही खरीद रहा है, लेकिन कीमत कम हो जाने की वजह से अब वो 22 किलो ज्यादा चावल खरीद। कितने किलो? 22 किलो। मतलब मात्रा का जो अंतर है पहले में और अब में वो 22 किलो का है। ठीक है, अब यहां देखिए 100, अब चूंकि प्रतिशत का मामला था 10% कम हुआ, हमें कीमत नहीं दी गई थी। अब हमने पहले क्या मान लिया कि पहले उसकी कीमत 100 रुपए प्रति किलो थी, तो 10 घट गई तो अब कितनी हो गई? 90, मतलब रेशियो 10 और 9 का हो। तो वेट का रेशियो 9 और 10 का, मतलब यहां पर हमें दिख रहा है कि पहले वो 9 किलो खरीद रहा था, अब कितने किलो खरीद रहा है? 10 किलो। लेकिन ऐसा नहीं है, अंतर हमें कितने का दिख रहा है? 1 का, लेकिन सवाल में अंतर कितने का दिया हुआ है? 22 का। मतलब इस जगह पर वो चावल कितना खरीद रहा है? 198, इस जगह पे वो कितना खरीद रहा है? अगर यहां का पूछा होता तो 220 हो जाता। अब खरीद कितने में रहा है? 250 रुपए, मतलब 250 रुपए में 198 किलो चावल खरीद रहा है, मतलब 1 किलो की वैल्यू कितनी है? 1.6। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 32 और 192। संख्याओं में से एक संख्या, यहां मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जो पहली संख्या होती है, इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, पहली संख्या जो होती है वो होती है HCF, एक को मैं एक कांस्टेंट डिजिट। जो दूसरी संख्या होती है वो दूसरी संख्या होती है HCF, और जो LCM है, LCM बराबर होता है HCF गुणे A B। संख्याओं का जो अंतर है, संख्याओं का जो योग है वो होता है HCF गुणे A प्लस B, और संख्याओं का जो अंतर है वो कितना होता है? HCF गुणे A। यहां पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है, HCF हर जगह पर मौजूद होता है। ठीक है, अब सवाल में HCF तो आपको दे ही दिया गया। अब अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? A गुणे B बराबर होता है LCM बटे HCF। अब LCM और HCF आपको दोनों दिए गए हैं, तो A गुणे B बराबर कितना हो जाएगा? 192 बटे 32, मतलब कितना आ जाएगा? और एक संख्या कौन सी है? 64 है। एक संख्या कौन सी है? 64 है। मतलब जो पहली संख्या है, पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 64 बटे 32, मतलब 2, मतलब ए की वैल्यू 2 है। अगर ए की वैल्यू 2 है तो दूसरे की वैल्यू कितनी? अब अगर आपसे दूसरी संख्या पूछा होता तो हम 32 में 3 का गुणा कर देते। आपसे पूछ क्या रहा है? दोनों संख्याओं के बीच अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है? 1, और HCF कितना है? 2। 32 गुणे 1 बराबर कितना जाएगा? 32। और यही आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, आपको ये सब मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, इसको लिख लीजिएगा। कारण उसका यह है कि आप बात अपने दिमाग में रखिए कि HCF एक ऐसी चीज है जो योग में, अंतर में, संख्या में, लघुत्तम में, गुणनफल में, सभी जगह पर मौजूद। ये बात आपको याद रखना। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल। साथियों, यहां पे आकर के हमारा पेपर खत्म हो, काफी अच्छा लेकिन सरल पेपर। अच्छा इसलिए
क्योंकि आपको कुछ नई चीजें, सरल इसलिए क्योंकि सवालों में दम नहीं। अगर किसी बच्चे को ये टॉपिक्स आते रहे होंगे तो बहुत सारे सवाल, जैसे अभी ये लघुत्तम महत्तम वाला ही सवाल था, वो केवल सवाल पढ़ करके आंसर को टिक कर, एक चीज और आपको नई चीज सीखने को मिली। सवाल हो सकता है बड़ा, लगाने में वो सवाल बड़ा, लेकिन उसमें कई बार ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि आपको सवाल लगाने की आवश्यकता ही नहीं होती। जैसे वो 20% हानि लाभ वाला सवाल, 1 रुपए हानि, क्योंकि उसमें ऑप्शन ही ऐसा दिया हुआ था कि आप कुछ सवाल लगाए बगैर आंसर को टिक कर सकते। हमने अपनी तरफ से ये कोशिश की है कि आपको क्वेश्चंस के लगाने के तरीके और बिना लगाए हल करने के तरीके आपको बता सकते। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।